नमस्कार, आप सभी का योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा कि प्रीवियट का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, उसी क्रम में मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ टॉपिक अधिगम अक्षमता, जिसे बोलते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। ये टॉपिक आप लोगों का बार बार एग्जाम में आता है। इस टॉपिक से क्वेश्चन आप लोग का बहुत बनता है। तो इस टॉपिक में जानेंगे कि जो आप लोगों का अधिगम अक्षमता होता है, जो लर्निंग डिसेबिलिटी होता है, वो क्या होता है, कितने कितने प्रकार के होते हैं, और उसका नाम आज जानेंगे। ये टॉपिक चाहे आप लोगों का पैडागोजी से रिलेटेड शिक्षण अभिरुचि जो आप लोग प्री बीएड में होता है, या पैडागोजी से रिलेटेड जो भी एग्जाम है, चाहे प्री बीएड हो, प्री डीएड हो, सी टेट, सी जी टेट, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें भी पैडागोजी सेक्शन होता होगा या उससे रिलेटेड टॉपिक होते होंगे, तो वहाँ इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अधिगम अक्षमता क्या होता है, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होता है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी इज अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन वेयर अ चाइल्ड हैज अ डिफिकल्टी इन लर्निंग। मतलब क्या होता है, ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। ये क्या है, एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। क्या चीज, एलडी, जिसे शॉर्टकट बोला जाता है एलडी, इसका फुल फॉर्म है लर्निंग डिसएबिलिटी। वेयर अ चाइल्ड हैज अ डिफिकल्टी इन लर्निंग, मतलब चाइल्ड को क्या होता है, डिफिकल्टी होता है। किसमें डिफिकल्टी होता है, लर्निंग में, सीखने में डिफिकल्टी होता है। इसी को क्या बोलते हैं, लर्निंग डिसएबिलिटी। बेसिक एकेडमिक स्किल लाइक रीडिंग, रीडिंग में प्रॉब्लम होता है, राइटिंग में प्रॉब्लम होता है, और मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होता है। तो ये सारी चीजों में क्या होता है, लर्निंग डिसेबिलिटी में प्रॉब्लम होता है। इवन थॉ देयर इंटेलिजेंस इज नॉर्मल, उनका क्या होता है, इंटेलिजेंस क्या होता है, नॉर्मल होता है। हिंदी में देख लेते हैं। अधिगम अक्षमता एक न्यूरोलॉजिकल समस्या है जिसमें बच्चे को पढ़ने, लिखने या गणित सीखने में कठिनाई होती है, जबकि उसकी बुद्धि सामान्य होती है। मतलब बच्चे का बुद्धि सामान्य होता है, फिर भी उसे लिखने, पढ़ने, सुनने में क्या होता है, समस्या का सामना करना पड़ता है। उसे क्या बोलते हैं, अधिगम अक्षमता, जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है लर्निंग डिसएबिलिटी। ठीक है। तो ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि अधिगम अक्षमता किसे बोल, अधिगम मतलब होता है सीखना, अक्षमता मतलब जो डिसेबिलिटी होता है उसको हिंदी में बोलते हैं अक्षमता। तो जब आपको अधिगम, लर्निंग में क्या होता है, अक्षमता होता है, मतलब डिसेबिलिटी, आप एबल नहीं हो पाते सीखने में, बोलने में, पढ़ने में, लिखने में, इन सब में आपको प्रॉब्लम जाता है, तब उसको क्या बोलते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है। तो ये टॉपिक आपको समझ आया होगा, इसका मीनिंग कि अधिगम अक्षमता क्या होता है। अब आगे देखते हैं इसका परिभाषा। इसका परिभाषा क्या बोलता है, देख लेते हैं। परिभाषा बोलते हैं, अधिगम अक्षमता ऐसी समस्याओं का समूह है जो सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने, तर्क और गणितीय क्षमता को प्रभावित करता है। नेशनल ज्वाइंट कमिटी ऑन लर्निंग डिसेबिलिटी, मतलब कि जो आप लोगों का ज्वाइंट कमिटी बना है, किस पे, लर्निंग डिसेबिलिटी पे, क्या है, आप लोगों का एक तो ज्वाइंट कमिटी बना है। कैसा, नेशनल, नेशनल जो ज्वाइंट कमिटी बना है, किसको लेके, लर्निंग डिसेबिलिटी को लेके। वो क्या होता है, अधिगम अक्षमता को परिभाषित किए हैं, उसका डेफिनेशन दिया है। तो डेफिनेशन क्या दिया है इन्होंने, कि अधिगम अक्षमता ऐसी समस्या का समूह है जो सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने, तर्क और गणितीय क्षमता को प्रभावित करती है। मतलब इनका बोलना यह है कि जो अधिगम अक्षमता है वो समस्या का समूह है जो सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने, तर्क और गणितीय क्षमता को प्रभावित करता है। ये किसका बोलना है, नेशनल कमिटी ऑफ जॉइंट डिसेबिलिटी, मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी पे जो नेशनल जॉइंट कमिटी बना है उसके अकॉर्डिंग ये क्या था, परिभाषा था। ठीक है। मतलब ये समस्याओं का समूह है और इसमें सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने, तर्क और गणितीय क्षमता को प्रभावित करता है। इससे पहले जो पढ़े थे उसमें क्या पढ़े थे, ओनली सुनना पढ़े थे, बोलना पढ़े थे, पढ़ना पढ़े थे, लिखना पढ़े थे, तर्क इसमें नया ऐड हुआ और गणितीय क्षमता नया ऐड हुआ। तो ये था आप लोग का परिभाषा। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, कौन कौन से प्रकार के हैं। पहला आप लोग आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिसलेक्सिया। ये आप लोगों का एग्जाम में बार बार पूछता है कि डिसलेक्सिया बीमारी में किससे संबंधित विकार है या किससे संबंधित रोग है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको देखना है और जानना है। तो डिसलेक्सिया, जिसे हिंदी में बोला जाता है पठन विकार, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, पठन विकार। ठीक है, विकार। देखते हैं कि पढ़ने, शब्दों को पहचानने और स्पेलिंग में कठिनाई होता है। क्या होता है, ये जो डिसलेक्सिया होता है उसमें डिफिकल्टी होता है, किसमें किसमें, एक आपका होता है रीडिंग में, दूसरा आपका होता है स्पेलिंग में,
और तीसरा आपका होता है अंडरस्टैंडिंग में। तो ये तीन चीज को लेके जो डिफिकल्टी होता है उसे क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया बोला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या बोला जाता है। डिसग्राफिया, जिसे हिंदी में बोला जाता है लेखन विकार। लेखन विकार क्या होता है ये अपन जान लेते हैं। डिसग्राफिया में क्या होता है ये अपन जान लेते हैं। तो क्या होता है, लिखने में कठिनाई, खराब लिखावट, विचारों को व्यवस्थित करने में समस्या, मतलब जब लिखने से संबंधित कोई परेशानी होता है तो उसे डिसग्राफिया में काउंट किया जाता है। जैसे लिखने में कठिनाई, जब लिखने में कठिनाई हो, खराब लिखावट हो और विचारों को व्यवस्थित करने में समस्या, और जब विचारों को व्यवस्थित करने में क्या हो, समस्या हो। ये तीन कंडीशन है, लिखने में कठिनाई, खराब लिखावट और विचारों को व्यवस्थित करने में समस्या। ये तीनों ही कंडीशन में क्या होता है आप लोग का डिसग्राफिया, जिसे हिंदी में बोला जाता है लेखन विकार, मतलब लिखने से संबंधित विकार उत्पन्न होता है। आगे देखते हैं डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया किसमें किया, कैलकुलेशन किसमें करते हैं, मैथ्स में, और इसमें कैलकुलिया वर्ड आ रहा है डिसकैलकुलिया, तो उसी से याद रखना, जिसमें गणित से संबंधित कोई विकार उत्पन्न होता है उसे क्या बोला जाता है, कैलकुलेशन, गणितीय से संबंधित जो विकार होता है उसे बोला जाता है डिसकैलकुलिया। आगे देखते हैं इसके अंदर क्या बोला जाता है, डिसकैलकुलिया इन अंडरस्टैंडिंग नंबर एंड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, मतलब नंबर को लेकर कोई दिक्कत हो या मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को लेकर कोई दिक्कत हो तो उसके लिए क्या होता है, डिसकैलकुलिया गणितीय विकार होता है। संख्याओं और गणितीय अवधारणाओं को समझने में अगर कोई कठिनाई होता है तो उसे क्या बोला जाता है, डिसकैलकुलिया बोला जाता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं गणितीय विकार। अब इसके देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके लक्षण क्या है ये अपन देख लेते हैं। तो पहला क्या है, डिफिकल्टी इन रीडिंग, इसमें क्या क्या दिक्कत होता है, इसमें जो विशेषता है कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या क्या है, डिफिकल्टी इन रीडिंग, रीडिंग में, राइटिंग में और मैथ्स में, मतलब मैथ्स, राइटिंग एंड रीडिंग, ये किस में होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। पुअर मेमोरी एंड कंसंट्रेशन, इसमें मेमोरी बहुत ही पुअर होता है, बहुत ही लो होता है, और कंसंट्रेशन भी बहुत ही पुअर होता है, लो होता है। उसके बाद देता है स्लो लर्निंग पेस, लर्निंग क्या होता है, बहुत ही स्लो होता है, मतलब सीखते तो हैं लेकिन स्पीड इतना स्लो होता है कि कोई मतलब का नहीं रह जाता। ठीक है, आगे देते हैं ट्रबल फ्लोइंग इंस्ट्रक्शन, हिंदी में देख लेते हैं क्या क्या बोलता है, पढ़ने लिखने या गणित में कठिनाई, कमजोर स्मृति और ध्यान, धीमी गति की सीखना और निर्देशों का पालन करने में समस्या। जो निर्देश दिया जाता है, डायरेक्शन जो दिया जाता है या जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसका पालन करने में क्या होता है, समस्या होता है। तो ये सारे इसके लक्षण थे। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या देता है, कारण, कॉजेस। अब इसका कारण क्या क्या हो सकता है, किन किन कारणों से ये सारा जो डिसेबिलिटी होता है। पहला, मस्तिष्क के विकास में समस्या, हो सकता है कि जब बच्चा हो, जो बालक हो, उसके मस्तिष्क में विकास में कुछ समस्या हो जिसके कारण हो सकता है। दूसरा आप लोगों का हो सकता है अनुवांशिक कारण, हो सकता है कुछ जेनेटिक कारण हो, इस कारण से भी गणितीय विकार हो सकते हैं। अब हो सकता है तीसरा पर्यावरणीय कारण, कुछ पर्यावरण रिलेटेड कुछ कारण हो, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर हो जिसके कारण भी क्या होता है आप लोगों का ये सारी डिसेबिलिटी होता है। आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है टॉपिक, शिक्षण रणनीतियां, जिसे बोला जाता है इंग्लिश में टीचिंग स्ट्रेटेजी। अब टीचिंग स्ट्रेटेजी क्या क्या हो सकता है, पहला बहुसंवेदी शिक्षण विधियों का उपयोग करें, मतलब ज्यादा से ज्यादा जब ऐसा प्रकार का अधिगम अक्षमता होता है तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, बहुसंवेदी शिक्षण विधि का उपयोग करना चाहिए। जो संवेदी हैं वो कई प्रकार से जो वो होते हैं उसके बोलते हैं बहुसंवेदी। तो बहुसंवेदी शिक्षण विधि जो टीचिंग मेथड है उनका क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। उसके बाद अधिक समय और अभ्यास दे, ज्यादा से ज्यादा समय देना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद आपका आता है चार्ट, चित्र आदि का उपयोग करें। चार्ट का उपयोग करोगे, चित्र का उपयोग करोगे तो जो अधिगम क्षमता वाले बच्चे हैं उनको क्या होगा, थोड़ा समझने में आसानी होगा। तो पहला बहुसंवेदी शिक्षण विधि का उपयोग करना चाहिए, दूसरा अधिक समय और अभ्यास पर अधिक समय दिया जाना चाहिए, तीसरा चार्ट चित्र का उपयोग करना चाहिए अच्छे से क्योंकि बच्चे को फिर उसके बाद दिक्कत ना आए। उसके बाद व्यक्तिगत ध्यान दे, मतलब व्यक्तिगत, भाई इसको ये बीमारी है, इसको ये अक्षमता है, इसको वो अक्षमता है, तो उनके उनके अक्षमता डिसेबिलिटी के अनुसार उनको व्यक्तिगत पर्सनली ध्यान दिया जाना चाहिए।
ये हम लोग का स्ट्रेटेजी होना चाहिए अधिगम अक्षमता वाले को पढ़ाने के समय। उसके बाद प्रोत्साहित करे, इनकरेज करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित, उनको डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए कि तेरे को गणित नहीं आता, तेरे को गुणा भाग नहीं आता, तू बहुत स्लो है। ऐसा उनको डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको इंकरेज करना चाहिए कि नहीं, यू कैन डू दिस, यू कैन डन दिस, आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये सारी चीज को स्पीड बढ़ सकता है। पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना के रखना चाहिए और उनको इंकरेज करते रहना चाहिए। आगे देखते हैं, आगे दिया है रोल ऑफ टीचर। अब ऐसे कंडीशन में टीचर का रोल क्या होना चाहिए? इससे पहले क्या देखे अपन कि शिक्षण रणनीतियां क्या होना चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। अब इसके बाद अपन देख रहे हैं कि एक टीचर का रोल क्या होना चाहिए। ऐसा कंडीशन जब होता है, लर्निंग डिसेबिलिटी वाला जब कंडीशन होता है, तो एक टीचर का रोल क्या होना चाहिए, शिक्षक का भूमिका क्या होना चाहिए, वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टीज अर्ली, मतलब पहचानना, आइडेंटिफाई करना। सबसे पहले अपन क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। क्या चीज का? लर्निंग डिफिकल्टी, मतलब सीखने में क्या क्या दिक्कत आ रहा है, क्या क्या परेशानी आ रहा है, उसको सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचान करना चाहिए। दूसरा, क्रिएट सपोर्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट, एक सपोर्टिव क्लासरूम का क्रिएट करना चाहिए। एक सपोर्टिव क्लासरूम का जो माहौल है वो हमें क्या करना चाहिए? बनाना चाहिए, क्रिएट करना चाहिए। उसके बाद तीसरा आता है यूज चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। चाइल्ड सेंटर मतलब बालकों को ध्यान में रख के पढ़ाया जाना चाहिए। ऐसा अप्रोच होना चाहिए जो चाइल्ड सेंटर्ड हो। चाइल्ड सेंटर्ड हमें क्या होना चाहिए? अप्रोच लगाना चाहिए। किस कंडीशन में? लर्निंग डिसएबिलिटी वाले कंडीशन में। उसके बाद देखते हैं कंक्लूजन क्या निकलता है। अब ये सारी चीजें देख लिए, अब उसके बाद कंक्लूजन क्या निकलता है वो अपन देख लेते हैं। निष्कर्ष, अधिगम अक्षमता बुद्धि की कमी नहीं, उचित शिक्षण और सहयोग से बच्चे सफल हो सकते हैं। अधिगम अक्षमता क्या है? बुद्धि की कमी नहीं है, उचित शिक्षण और सहयोग से बच्चे सफल हो सकते हैं। मतलब बोलना ये चाह रहे हैं कि ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, ये क्या है? समय के साथ या सही शिक्षण विधि, सही शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड, सही टीचिंग मेथड का अप्रोच करके या अच्छे से क्लासरूम का माहौल बना के हम क्या कर सकते हैं? ये अधिगम अक्षमता को दूर किया जा सकता है। माहौल को पॉजिटिव रख के, सपोर्टिव क्लासरूम बना के, टीचर का अच्छे से टीचिंग मेथड का अप्रोच लगा के, ये सारी चीजें करके जो लर्निंग डिसेबिलिटी है उसे हम दूर कर सकते हैं। ये कोई परमानेंट कोई बीमारी नहीं है कि ये कभी दूर नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं डिस्प्रैक्सिया और जो अदर्स जो विकार हैं, जो डिसेबिलिटी, अभी तक 2-3 पढ़े अपन, मेन वही है ना जो शुरू के 2-3 है वो। अब इसके बाद एक्स्ट्रा और है, उसको भी जान लेते हैं। जैसे है डिस्प्रैक्सिया, इसको बोलते हैं मोटर स्किल डिसऑर्डर। ये भी एग्जाम में आता है, इसको भी ध्यान में रखना। डिस्प्रैक्सिया, जिसे एक और वर्ड है, इसका एक और नाम लिया जाता है, उसको बोलते हैं मोटर स्किल डिसऑर्डर। दोनों ही नाम आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है देख लेते हैं। डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन एंड फिजिकल मूवमेंट, मतलब जब कोऑर्डिनेशन करने में और आपको फिजिकल मूवमेंट करने में दिक्कत आता है बच्चों को, तो ऐसे कंडीशन को डिस्प्रैक्सिया बोला जाता है। इसके लिए एक और वर्ड आता है मोटर स्किल डिसऑर्डर। शरीर के समन्वय में और गतिविधि में क्या होता है? दिक्कत होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जूते के फीते बांधना, गेंद पकड़ने में समस्या, मतलब जब जूते के फीते बांधने में समस्या है और जब गेंद पकड़ने में समस्या है, एग्जाम में क्वेश्चन बना के दे देता है कि जूते का फीते बांधने में दिक्कत आए तो किस प्रकार का लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो आपको सही आंसर चूज करना है डिस्प्रैक्सिया। ठीक है। गेंद पकड़ने में समस्या आ रही तो कौन से प्रकार का है, तो उस कंडीशन में आंसर चूज करना है मोटर स्किल डिसऑर्डर। दोनों वही है, कोई भी एक वर्ड दे देगा तो एक आपको चूज करना है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना कि डिस्प्रैक्सिया आ गया तो मोटर स्किल डिसऑर्डर आ गया, दोनों का मतलब वही होता है, बस ये दो अलग अलग नाम है। उसके बाद आता है एपीडी, जिसको बोलते हैं ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, श्रवण प्रसंस्करण विकार। श्रवण मतलब सुनना, जब सुनने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इसे बोलते हैं ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, एपीडी।
श्रवण प्रसंस्करण विकार। देख लेते हैं इसके अंदर क्या बोलते हैं। डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग साउंड एंड स्पोकन, मतलब साउंड में और स्पोकन लैंग्वेज दोनों में जब डिफिकल्टी आता है तो उसे बोलते हैं ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, मतलब सुनने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है और बात को समझने में समस्या होता है तो उसे बोलते हैं ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। क्या होता है हिंदी में देख लेते हैं। सुनने में नहीं बल्कि सुनी हुई बात को समझने, भाई सुनने में तो क्लियरिटी होता है इसमें, लेकिन सुनी हुई बात, जो बात को सुन चुका है उस बात को समझने में दिक्कत आता है, समस्या आता है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, शिक्षक की बात बार बार पूछना, मतलब शिक्षक कोई बात बोला, सुन लिया, लेकिन वो बोलना क्या चाह रहा है वो मेरे को समझ नहीं आ रहा है, तो इसको बोलते हैं आपको श्रवण से संबंधित विकार। ठीक है, इंग्लिश में इसका बोलते हैं ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जिसे एपीडी बोला जाता है। तो ये था आप लोगों का श्रवण प्रसंस्करण विकार। आगे देखते हैं विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, दृश्य प्रसंस्करण विकार। विजुअल मतलब दिखाई देना, दृश्य दिखना, तो हो सकता है देखने से रिलेटेड कोई बीमारी हो उसके लिए हो। तो देख लेते हैं ये क्या बोलते हैं। डिफिकल्टी इन इंटरप्रेटिंग विजुअल इंफॉर्मेशन, देखी हुई जानकारी को समझने में कठिनाई, मतलब देखी हुई चीज को, जो जानकारी है उनको जब समझने में दिक्कत आता है, मतलब मैं देख लिया भाई, हर चीज देख लिया, लेकिन इसको मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, जैसे मेरे को दिख रहा है बट इसको मैं समझ नहीं आ रहा है बोलना क्या चाह रहा है, उसको क्या बोलते हैं विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। हिंदी में आपका वर्ड आता है दृश्य प्रसंस्करण विकार। आगे है एग्जाम्पल इसी में दिया है, अक्षरों को उल्टा पुल्टा पढ़ना, मतलब जो दिया है उसी को उल्टा पुल्टा पढ़ देना जो दिया है उसको, ये क्या होता है आपका दृश्य प्रसंस्करण विकार होता है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसको बोला जाता है एनवीएलडी, अवाक अधिगम अक्षमता। इसमें क्या होता है डिफिकल्टी इन नॉन वर्बल स्किल लाइक बॉडी लैंग्वेज, स्पेटियल अवेयरनेस, मतलब हाव भाव संकेत और स्थानिक समझ में कठिनाई, मतलब जो हाव भाव जो संकेत में जो दिया जाता है उसमें जब डिफिकल्टी होता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी, मतलब अवाक, मतलब अवाक, वाक मतलब होता है बोलना, अवाक मतलब होता है ना बोलना, मतलब जब हम इशारा करके कोई चीज को बताते हैं और उनको समझने में दिक्कत होता है तो उसे क्या बोलते हैं अवाक अधिगम अक्षमता, जिसे बोला जाता है नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी। आगे देखते हैं आगे क्या है टॉपिक। टॉपिक है 5th, लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, भाषा प्रसंस्करण विकार। भाषा को समझने में और व्यक्त करने में कठिनाई हो, जैसे सही वाक्य बनाना मुश्किल, मतलब कोई भाषा को समझने में और उसको व्यक्त करने में कोई दिक्कत हो तो उसे क्या बोला जाता है लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, भाषा प्रसंस्करण विकार। एग्जाम्पल है सही वाक्य बनाना मुश्किल, कोई लैंग्वेज में सही भाषा बनाने में दिक्कत हो उसे बोला जाता है। आगे देखते हैं अटेंशन डिफिसिट हाइपरिडी एक्टिविटी डिसऑर्डर, एडीएचडी रिलेटेड कंडीशन, ध्यान की कमी, अत्यधिक सक्रियता, जल्दबाजी वाला व्यवहार, मतलब कोई ध्यान में कमी हो जाए कंसंट्रेशन में और बहुत सक्रियता दिखाए, बहुत ज्यादा एक्टिव, भाई एक्टिव होना ठीक है लेकिन जरूरत से ज्यादा एक्टिव होना भी गलत है ना, तो जरूरत से ज्यादा सक्रियता दिखाना और जल्दबाजी वाला व्यवहार, जल्दबाजी करना कोई चीज को लेके, ये सारी के क्या बोलते हैं अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। यह सीधे एलडी लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है लेकिन लर्निंग को प्रभावित करता है। ये जो विकार है ये लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है डायरेक्ट, बट ये भी क्या करता है आपकी लर्निंग को प्रभावित करता है। अब क्विक रीजन कर लेते हैं कि क्या होता है। मोटर डिफिकल्टी हिंदी में बोलते हैं समन्वय कठिनाई, हियरिंग प्रोसेसिंग इश्यू जिसे सुनकर समझने में समस्या बोला जाता है, विजुअल अंडरस्टैंडिंग इश्यू देखने में समझ, नॉन वर्बल डिफिकल्टी हाव भाव समझने में कठिनाई, लैंग्वेज इश्यू भाषा समझने बोलने में कठिनाई, अटेंशन इश्यू ध्यान में कमी। उसके बाद नोट देख लेते हैं, हर अधिगम क्षमता अलग अलग होती है इसलिए हर बच्चे के लिए शिक्षण विधि अलग अलग। अब जितने भी प्रकार के लर्निंग डिसेबिलिटी पढ़े हैं वो सब अलग अलग प्रकार के हैं और वो सभी प्रकार के बच्चों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करना चाहिए और उनके उनके अक्षमता के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए उनको पढ़ाना चाहिए। आगे देखते हैं अधिगम का अर्थ क्या होता है। अधिगम का अर्थ इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं लेकिन अभी एक बार और देख लेते हैं। अधिगम वह प्रक्रिया है जिसमें अनुभव और अभ्यास के कारण व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है। मतलब अधिगम हिंदी में नॉर्मल वर्ड आता है इसका सीखना, सीखने को क्या बोला जाता है जनरली अधिगम बोला जाता है।
इसमें क्या होता है, अनुभव और अभ्यास के कारण व्यवहार में स्थायी परिवर्तन जो होता है, मतलब जो हमको अनुभव मिला है और जो हमारा अभ्यास है, इन दोनों के कारण ही जो हमारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है उसे ही क्या बोलते हैं अपन, अधिगम बोला जाता है। अब इसका परिभाषा देख लेते हैं। ई आर हिलगार्ड के अनुसार क्या है, ई आर हिलगार्ड क्या बोलते हैं, अधिगम अनुभव के कारण व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। मतलब अधिगम क्या होता है, अनुभव के मतलब जो हमको अनुभव मिला है उसके कारण व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी जो परिवर्तन आता है उसे ही क्या बोला जाता है, लर्निंग बोला जाता है, जो कि ई आर हिलगार्ड के द्वारा बोला गया है। ये आपको परिभाषा भी याद रखना है कि किसने क्या बोला है। कई बार एग्जाम में पूछ देते हैं कि ये जो बात है ये किसने कहा है, 4 ऑप्शन दे देता है, सही आंसर आपको चूज करना होता है। तो ये है ई आर हिलगार्ड के अनुसार। उसके बाद देखते हैं बी एफ स्किनर। बी एफ स्किनर क्या बोलते हैं, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन थ्रू रीइंफोर्समेंट। मतलब अधिक्रम सुदृढ़ीकरण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। सुदृढ़ीकरण जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है रीइंफोर्समेंट के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन का प्रक्रिया है। तो ये बात याद रखना कि बी एफ स्किनर ने सुदृढ़ीकरण रीइंफोर्समेंट का बात बोला है अधिगम में। ठीक है, आगे देखते हैं अधिगम की विशेषता कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला, ये क्या है, निरंतर प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अधिगम निरंतर प्रक्रिया है ना भाई, एक बार ऐसा तो नहीं कि एक बार सीख गए फिर दोबारा सीखना ही नहीं है लाइफ टाइम। कंटिन्यू क्या होता है, कुछ ना कुछ अपन सीखते रहते हैं। तो ये क्या है आपका, एक प्रकार का निरंतर प्रक्रिया है। क्या चीज, आपका अधिगम। लक्ष्य आधारित, अधिगम का एक लक्ष्य होता है, एक टारगेट होता है, एक गोल होता है। जैसे आज मेरे को ये सीखना है, वो सीखना है, गाड़ी चलाना सीखना है, या ये टॉपिक सीखना है, वो टॉपिक सीखना है, एक गोल होता है, एक टारगेट होता है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, अधिगम का प्रक्रिया चालू करते हैं। उसके बाद होता है अनुभव पर आधारित। ये जो आप लोगों का अधिगम है ये आपको एक्सपीरियंस बेस्ड होता है। अनुभव पर क्या होता है, अधिगम हमारा आधारित होता है। भाई पुराना जो अनुभव लिया उसी बेस पे बोलते हैं ना, कोई रटा रुटा है कॉपी का बुक का लिखा हुआ तो नहीं बोलते। अपन अपने अनुभव के आधार पर ही चलते हैं कि नहीं पिछली बार मैं ऐसा किया था तो ऐसा हुआ था तो मैं अब मैं ऐसा करूंगा। ऐसा नहीं कि किताब में ऐसा लिखा था तो अब मैं ऐसा करूंगा। ठीक है, किताब में लिखा हुआ है उसको भी पढ़ के अपन करते हैं, बट जो अनुभव होता है उसे हम अधिक प्राथमिकता देते हैं और उसी के बेस पे अपन क्या करते हैं, हम अधिगम करते हैं। आगे देखते हैं, व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। अधिगम होने के बाद मतलब जो सीखने का प्रक्रिया होने के बाद व्यवहार में परिवर्तन आता है। मतलब देखो कोई चीज को आप सीखे नहीं हो, जैसे बाइक चलाना आप सीखे नहीं हो तो आपका व्यवहार अलग होगा। बाइक को आप एक्सीलेटर क्लच गियर देने में आपको दिक्कत होगा, कोई अगर जान नहीं रहे तो उसका व्यवहार अलग होगा। लेकिन अगर अधिगम का प्रोसेस वो कर लिया, सीख गया, तो कॉन्फिडेंटली जाके गियर लगाएगा, क्लच को निकालेगा, हर चीज को स्मूथली क्या करेगा, चलाएगा। मतलब क्या करेगा, व्यवहार में परिवर्तन लाएगा। पहले कॉन्फिडेंट नहीं था, उसको गियर लगाने में दिक्कत हो रहा, गियर क्या है वही उसको नहीं पता, लेकिन सीखने के बाद कॉन्फिडेंटली वो क्या करेगा, उसको यूज करना लग जाएगा। तो ये क्या करता है, व्यवहार में परिवर्तन आपका लाता है। ठीक है, आगे है सार्वभौमिक प्रक्रिया। ये एरिया कोई ऐसा नहीं कि अधिगम का प्रक्रिया ओनली कोई कोई एक ही एरिया तक होता है, कि महासमुंद में होता है अधिगम का क्रिया, या भिलाइच में होता है, या रायपुरिच में होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। सीखने का कार्य तो पूरी दुनिया में हो रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि ओनली भिलाई में ही चल रहा है सीखने का काम, पूरी दुनिया में चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, सार्वभौमिक है। कोई एरिया तक सीमित नहीं है अधिगम का प्रक्रिया, कि हमारे यहाँ ही सीखा जाता है तुम्हारे यहाँ नहीं सीखा जाता है, ऐसा नहीं है। ये क्या है, पूरी दुनिया में ये जो प्रक्रिया है अधिगम का ये चलता है, ये सार्वभौमिक है। आगे देखते हैं अधिगम के प्रकार। अधिगम का कौन कौन सा प्रकार है ये अपन जान लेते हैं। तो अधिगम का कौन कौन सा प्रकार है, पहला शास्त्रीय अनुबंध। इसका परिभाषा के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, वो वीडियो आप देख लेना। प्री बी एड प्री डी एड का अपन एक लिस्ट बनाए हैं, जो प्ले लिस्ट रहता है यूट्यूब में अलग से प्ले लिस्ट बने हैं, उसमें ये सारे टॉपिक आपको दिख जाएगा। शास्त्रीय अनुबंध का दिख जाएगा, प्रचालन अनुबंध का दिख जाएगा, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिख जाएगा। जो आप लोगों का प्री बी एड प्री डी एड का जो प्ले लिस्ट बना हुआ है वहां आप जाओगे तो प्रयास और त्रुटि का भी सिद्धांत के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, अंतर्दृष्टि का भी बना चुका हूँ। हो सकता है कि अपलोड थोड़ा लेट में हो, बट ये सारे टॉपिक अंतर्दृष्टि अधिगम बन चुके हैं, ये आपका आएगा, ये आपको देख लेना है। ठीक है, अनुकरण द्वारा अधिगम, अधिगम को प्रभावित करने वाले, अधिगम के नियम, ये सारे टॉपिक में मैं शिक्षक की भूमिका, निष्कर्ष कंक्लूजन और उसके बाद एमसीक्यू,
तो ये सारे टॉपिक मैं डिटेल पे अलग अलग टॉपिक पे बना चुका हूं, लेकिन अभी हम एक सरसरी तौर पे देख लेते हैं कि अधिगम का प्रकार क्या क्या होता है। तो अधिगम शास्त्रीय अनुबंध, इसमें उद्दीपकों के बीच संबंध बनाकर सीखना। जब उद्दीपक के बीच संबंध बना के जब हम सीखने का कार्य करते हैं तो उसे बोलते हैं शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। इसको मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, वीडियो बना हुआ है, उसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाके जो प्रीवियस वाला उसमें देख लेना। इसको कौन दिया था? इवान पावलोव। इवान पावलोव का नियम सिद्धांत बोल के मैं वीडियो बनाया हूं, ठीक है। आगे है ऑपरेंट कंडीशन, प्रचालन अनुबंध, पुरस्कार और दंड के माध्यम से सीखना। जब पुरस्कार और दंड के माध्यम से सीखा जाता है तो उसे बोलते हैं ऑपरेट कंडीशन, प्रचालन अनुबंध। इसको किसने दिया? BF स्किनर। नाम भी याद रखना है कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया है। पिछले बार 2025 के एग्जाम में प्री डीएड में एक साइड सिद्धांत का नाम दे दिया था और एक साइड उस सिद्धांत किसने दिया उसका कॉलम बना दिया था, और अभी कुट वाले प्रश्न बहुत बन रहे हैं, तो इसके लिए प्रिपेयर रहना आप लोग। सिद्धांत भी याद रखना और उसको किसने दिया उसका भी नाम आपको याद रखना है। तो ये आपका ऑपरेंट कंडीशन, प्रचालन अनुबंध, पुरस्कार और दंड के माध्यम से सीखना, जिसे किसने दिया है? BF स्किनर। उसके बाद आपका आता है ट्रायल एंड एरर लर्निंग, प्रयास और त्रुटि से संबंधित जो है सिद्धांत, वो कौन दिया है? एडवर्ड थॉर्नडाइक। इसके ऊपर मैंने स्पेशल अलग से वीडियो बनाया है, ये वीडियो अभी आप जाकर देख सकते हैं। इसमें ये सिद्धांत क्या बोलते हैं? बार बार प्रयास और गलती से सीखना। ये प्रयास ये बताता है कि कोई बालक है वो बार बार गलती करके क्या करता है, उसमें इंप्रूवमेंट होते जाता है और वो एक टाइम आता है कि पूरा मैच्योर हो जाता है, सीख जाता है उस प्रक्रिया को। आगे देखते हैं इनसाइड लर्निंग, अंतर्दृष्टि अधिगम, समस्या का अचानक समाधान समझ में आना। इसको कौन दिया है? कोहलर, ठीक है, याद रखना कोहलर दिया है अंतर्दृष्टि का अधिगम का सिद्धांत। इसका सिद्धांत क्या बोलता है? कि समस्या का अचानक समाधान समझ में आ जाता है। आगे देखते हैं अनुकरण द्वारा अधिगम, दूसरों को देखकर सीखना। जब हम दूसरों को देखकर उनका अनुकरण करके जब करते हैं तो उसको बोलते हैं अनुकरण द्वारा अधिगम। मतलब दूसरों को कॉपी करके, दूसरों को सीख के, दूसरों को देख के जब कॉपी करके अपन करते हैं तो उसको बोलते हैं अनुकरण द्वारा अधिगम, दूसरों को देखकर सीखना। इसे दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने। आगे दिया है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, तो कौन कौन से हैं? इंटेलिजेंस है, मोटिवेशन है, इन्वायरमेंट है, टीचिंग मेथड है और प्रैक्टिस है। हिंदी में देख लेते हैं, बुद्धि है। भाई बुद्धि प्रभावित करता है, बुद्धि का लेवल क्या है? एकदम उच्च कोटि का है कि निम्न कोटि का है कि मध्यम कोटि का है? तो ये भी अधिगम को प्रभावित करता है। उच्च कोटि का रहेगा तो स्पीड से सीख लेगा, मीडियम का रहेगा तो थोड़ा कम टाइम लगाएगा, और एकदम ही ज्यादा लो रहेगा तो थोड़ा ज्यादा ही टाइम लगाएगा, ठीक है। तो बुद्धि क्या करता है? आपके अधिगम को प्रभावित करता है। उसके बाद है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा ही प्रभावित करता है। आप ज्यादा मोटिवेट होगे तो सिंपल सी बात है कि आप कार्य को और अच्छे से करोगे, अधिगम जल्दी सीखोगे। मोटिवेट नहीं होगे तो सीखने में थोड़ा दिक्कत होगा या थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। उसके बाद आपका आता है वातावरण। इन्वायरमेंट भी डिपेंड करता है कि इन्वायरमेंट आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव इन्वायरमेंट होगा तो अच्छा होगा माहौल, और आप लोग क्या करोगे? जल्दी से अधिगम का प्रक्रिया हो पाएगा। अगर नेगेटिव होगा, नेगेटिव होने पर क्या होगा? आप लोगों का वातावरण सही नहीं होगा और आप क्या करेंगे? जल्दी से सीख नहीं पाएंगे। उसके बाद टीचिंग मेथड, शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में क्या होगा कि सही शिक्षण विधि का उपयोग किया जा रहा है। जिस बालक के लिए जिस शिक्षण विधि का उपयोग किया जाना है अगर वो किया जा रहा है तो वो जल्दी से सीखेंगे, और कुछ अलग विधि का उपयोग किया जा रहा है तो उनको दिखने में थोड़ा समय लगेगा, टाइम लगेगा। उसके बाद अभ्यास। अभ्यास कितना कर रहे हैं? अगर अभ्यास कम कर रहे हैं, ज्यादा नहीं कर रहे हैं, तो भी क्या है? दिक्कत है। और अभ्यास ज्यादा कर रहे हैं तो अधिगम का जो प्रोसेस है वो क्या होगा? जल्दी से हो जाएगा। अब है अधिगम के नियम। अधिगम के कौन कौन से नियम दिए गए हैं देख लेते हैं। पहला तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। ये तीनों ही नियम मैंने आपको पढ़ाया है। जब प्री डीएड के प्लेलिस्ट में जाओगे तो ये तीनों ही नियम आपको मिल जाएंगे। और मैं प्री डीएड में जो 2025 में क्वेश्चन पर नया नया टॉपिक आया था वो सारे टॉपिक भी लेके आ रहा हूँ, जो कि यूट्यूब में आपको कहीं अभी और नहीं मिलेंगे। मैं देख रहा था यूट्यूब में और कहीं नहीं दिख रहा था, तो 2025 का जो नए टॉपिक है उनके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। वो भी आपको प्री डीएड वाले जो आप हमारा प्ले लिस्ट है उसमें दिख जाएगा। तो वो प्ले लिस्ट आप एग्जाम के पहले एक बार देख ही लेना, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बनेंगे, और एग्जाम के पहले पहले मैं सफिशियंट तौर पे यूट्यूब में चैनल में ले आऊंगा, ठीक है। आगे है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम ये बताता है कि आपको तत्पर होना चाहिए, मतलब जिज्ञासु होना चाहिए, कोई काम को करने के लिए एक्साइटेड होना चाहिए, तब आप क्या होता है? लर्निंग आपका अच्छा होता है। दूसरा अभ्यास का नियम। अभ्यास, आपको ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना चाहिए। जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतना ही ज्यादा आपका अधिगम आसान बनता जाएगा। आगे दिया जाता है तीसरा प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम ये बोलते हैं
कि प्रभावशील होना चाहिए, जो भी आपने टाइम दिया वो आपका प्रभावशील होना चाहिए। इसका डिटेल वीडियो मैंने बनाया है तीनों का, वहां जाके आप प्लेलिस्ट में देख लेना। आगे है शिक्षक की भूमिका। अब शिक्षक का भूमिका क्या है अधिगम में, ये देख लेते हैं। क्या है? उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करें, मतलब टीचर को एक सही टीचिंग मेथड का यूज करना चाहिए। बालक को देख के आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि इसके लिए कौन सा मेथड सही होगा, इसके लिए कौन सा मेथड सही होगा, और उसके बेस पे क्या करना चाहिए, सही टीचिंग मेथड का प्रयोग किया जाना चाहिए। दूसरा, छात्रों को प्रेरित करें। छात्रों को क्या करना चाहिए, मोटिवेट किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चों को ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, उनको ध्यान दिया जाना चाहिए और उनको मोटिवेट भी किया जाना चाहिए। आगे देखते हैं, क्रिएट पॉजिटिव इन्वायरमेंट। उससे पहले है सुदृढ़ीकरण दे, मतलब रीइंफोर्समेंट देना चाहिए। रीइंफोर्समेंट ही बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद क्रिएट पॉजिटिव इन्वायरमेंट, सकारात्मक वातावरण बना के रखना चाहिए। सिंपल सी बात है, वातावरण अच्छा होगा तो अच्छे से बच्चे सीखेंगे, जल्दी सीखेंगे। माहौल अच्छा नहीं होगा, नेगेटिव होगा माहौल, तो जल्दी नहीं सीखेंगे, दिक्कत होगा। ठीक है, आगे है निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या निकलता है देख लेते हैं। हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति के समग्र विकास में सहायक होता है। अधिगम क्या है, जीवन भर चलता रहता है, एक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि मैं 2 घंटा किया उसके बाद भूल गया, जिंदगी भर अधिगम करना नहीं है, नहीं, ये निरंतर कंटिन्यू चलते रहता है। एक बार स्टार्ट हो जाता है तो, और दिन प्रतिदिन हम नया नया चीजें सीखते रहते हैं। और ये क्या होता है, व्यक्ति का समग्र विकास में सहायक होता है। अधिगम करने से क्या होता है, हमारा विकास, समग्र विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। अब इसी के बेस पे मैं एमसीक्यूज लेके आया हूँ, जिसका आंसर आपको बताना है। जो टॉपिक है उसी के बेस पे एमसीक्यूज है, तो जितने एमसीक्यूज हैं उसका आंसर आप बताना। आंसर नहीं बता पा रहे हो मतलब आपने टॉपिक जो मैंने पढ़ाया उसे सही से नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी मैं यहाँ क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर आपको बताने हैं, या नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट आपको कर देने हैं। क्वेश्चन कितने दिख रहे हैं, क्वेश्चन है आप लोगों का बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। क्वेश्चन है आप लोगों का 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन में आप लोगों को खुद को जज करना है कि हम जो सर पढ़ाए उसके बेस में सही आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके नीचे आप लोगों का नोट्स में दे दिया हूँ शॉर्ट, जो मैंने अभी पढ़ाया उसके बेस पे शॉर्ट नोट्स मैंने आपको बना दिया है कि कौन कौन से शब्द हैं। इसका पीडीएफ आपको नीचे आपके कोर्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं हम क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन आप लोगों का, जो आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, वो आप लोगों का पहला क्वेश्चन बोलता है कि लर्निंग डिसेबिलिटी इज रिलेटेड टू, जो अधिगम अक्षमता है किससे संबंधित है। पहला, शारीरिक विकलांगता से, या दूसरा मानसिक मंदता से, या तीसरा सीखने की कठिनाई से, या चौथा सुनने की समस्या से। तो जो अधिगम अक्षमता है ये किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। क्या ये शारीरिक विकलांगता से है, कि मानसिक मंदता से है, कि सीखने की कठिनाई से है, कि सुनने की समस्या से है। ये मैंने पढ़ाया है, पढ़े होगे सही से तो आप इसका आंसर दे दोगे। आगे है सेकेंड, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। क्या लेखन से संबंधित है, कि पढ़ाना से संबंधित है, कि गणित से संबंधित है, कि बोलने से संबंधित है। तो इसका आंसर आपको बताना है। ये भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो जो जो टॉपिक मैं पढ़ाया हूं ऊपर उसी के बेस पे मैं नीचे क्वेश्चन लेके आया हूं। आपको बस अपना चेकअप करना है कि जो हमने पढ़ा उसके बेस में सही आंसर लगा पा रहे हैं या नहीं। आगे है, डिस्ग्राफिया किससे प्रभावित है, रीडिंग से, कि राइटिंग से, कि लिसनिंग से, कि मेमोरी से। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, डिसकैलकुलिया में कठिनाई होती है, रीडिंग में होता है, कि राइटिंग में, कि मैथमेटिक्स में, कि ड्राइंग में। ये 4 में से सही आंसर आपको बताने हैं। उसके बाद एपीडी स्टैंड फॉर, अभी तक जो भी आपको अधिगम अक्षमता बता रहा था उसका शॉर्टकट भी बता रहा था, उसका फुल फॉर्म भी बता रहा था, तो उसी के बेस पे क्वेश्चन लेके आया हूं कि एपीडी स्टैंड फॉर, जो एपीडी है उसका फुल फॉर्म क्या है, ये किसके लिए स्टैंड लेता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये 4 ऑप्शन में से सही आंसर आपको बताने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, जो बच्चा मौखिक निर्देश नहीं समझ पाता उसे हो सकता है, क्या हो सकता है, डिसलेक्सिया हो सकता है, कि एपीडी हो सकता है, कि एडीएचडी हो सकता है, कि एनवीएलडी हो सकता है। ये आपको बताने हैं। ये 4 ऑप्शन दिया गया है। छठवां क्वेश्चन है, जो बच्चा मौखिक निर्देश नहीं समझ पाता उसे क्या हो सकता है, ये आपको बताने हैं। ऑप्शन दिया गया डिसलेक्सिया, एपीडी, एडीएचडी या एनवीएलडी। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, प्रसंस्करण, दृश्य प्रसंस्करण विकार प्रभावित करता है। जो विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है वो किसे प्रभावित करता है, हीरिंग को करता है, कि
देखना और समझना को करता है, कि राइटिंग को करता है, कि स्पीकिंग को करता है? ये 4 में से सही आंसर आपको बताने हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, डिस्प्रैक्सिया किससे संबंधित है? रीडिंग से, कि कोऑर्डिनेशन से, कि मेमोरी से, कि लैंग्वेज से? ये आपको बताना है। ये सारे टॉपिक मैं पढ़ाया हूं, A to Z जो आपको ऊपर पढ़ाया गया उसी के बेस पे डायरेक्ट एमसीक्यूज लेके आया हूं। बस आपको चेकअप करना है कि जो 4 ऑप्शन जो सर बता रहे हैं और जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो मैं ऊपर पढ़ा हूं या पढ़ी हूं, उसके बेस पे मेरा सही हो पा रहा है कि नहीं, और आपको मैच करना है कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। अगर आप 40 में 40 नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा भी दिक्कत हो रहा है, तो कॉम्पिटिशन इतना है कि आप बहुत ज्यादा पीछे हैं, मान के चल लेना। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, ADHD मेनली इफेक्टेड, मतलब जो ADHD है मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है? विजन को करता है, कि अटेंशन को करता है, कि राइटिंग को करता है, कि हीरिंग को करता है? ये 4 में से सही आंसर आपको बताने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, लर्निंग डिसेबिलिटी चिल्ड्रन आर, मतलब अधिगम अक्षमता वाले बच्चे होते हैं, लेस इंटेलिजेंट होते हैं, कि नॉर्मल इंटेलिजेंट होते हैं, कि जीनियस होते हैं, कि डिसेबल्ड होते हैं, फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं? 4 में सही आंसर आपको बताने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, एनवीएलडी इफेक्टेड, मतलब एनवीएलडी प्रभावित करता है, किसे करता है? नॉन वर्बल स्किल को, कि रीडिंग को, कि राइटिंग को, कि हीरिंग को? ये 4 में से सही आंसर आपको बताने हैं। मैं सबका अधिगम क्षमता का शॉर्टकट भी बताया हूँ, उसका फुल फॉर्म भी बताया हूँ, उसी के बेस पर भी एमसीक्यू में बना के भी लेके आया हूँ। तो ये आपको समझ नहीं आएगा तो ऊपर वीडियो देख के समझ लेना। आगे क्वेश्चन नंबर 12, लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर अफेक्टेड, मतलब भाषा प्रसंस्करण विकार प्रभावित करता है? मैथ्स को, कि भाषा समझना को, विजन को, कि कोऑर्डिनेशन को? ये 4 में से सही आंसर आपको बताने हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, विच इज नॉट अ लर्निंग डिसेबिलिटी, मतलब इनमें से कौन सा लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है? क्या डिसलेक्सिया नहीं है, कि डिस्क्राफिया नहीं है, कि ब्लाइंडनेस नहीं है, कि डिसकैलकुलिया नहीं है? ये आपको क्या करना है, बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, लर्निंग डिसेबिलिटी इज कॉजेज बाय, मतलब अधिगम अक्षमता का कारण क्या है? ब्रेन डेवलपमेंट है, कि लेजीनेस है, कि पुअर्टी है, कि डाइट ऑनली? ये 4 में से सही आंसर आपको बताने हैं। उसके बाद क्वेश्चन 15, बेस्ट टीचिंग मेथड फॉर एलडी स्टूडेंट, एलडी मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी, मतलब जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट है उनके लिए बेस्ट टीचिंग मेथड क्या होगा? लेक्चर मेथड, कि मल्टी सेंसरी मेथड, कि पनिशमेंट की इग्नोर? क्लियर कट आंसर दिख रहे हैं ना, डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड भी लगाओगे तो आंसर आपको पता चल जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 16, अ चाइल्ड कंफ्यूजिंग लेटर सो, मतलब कंफ्यूज हो रहा है वो लेटर को पढ़ने में, तो ये क्या चीज को शो करता है? डिसलेक्सिया को, ADHD को, या डिस्प्रेक्सिया को, या APT को? उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, पुअर हैंड राइटिंग इज साइन ऑफ, जो खराब लिखावट है किसका संकेत है? डिसलेक्सिया का है, कि डिस्ग्राफिया का है, कि डिस्कैलकुलिया का है, कि NVLD का है? किसका है खराब लिखावट, ये किसका संकेत है आपको बतानी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, डिफिकल्टी इन नंबर इज, मतलब संख्याओं में कठिनाई क्या क्या चीज है? डिसलेक्सिया में है, कि डिस्कैलकुलिया में है, कि APD में है, कि ADHD में है? ये आपको बताने हैं। उसके बाद टीचर शुड, शिक्षक को क्या करना चाहिए? पनिश करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, या कंपेयर करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 20, अधिगम क्षमता क्या है? क्वेट कंप्लीटली, सहयोग संभाली जा सकती है, इग्नोर, या रिमोट इंस्टेंटली? ये 4 में सही आंसर आपको बताने हैं। ऐसे करके अभी मैंने 20 क्वेश्चन बताए, आगे और 20 क्वेश्चन है। आगे के 20 क्वेश्चन आपको हमारा टेलीग्राम जो चैनल है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस, वहां आपको मिल जाएंगे। तो ये जो टॉपिक है उसके बेस पे आप चेक कर लेना, मैं एमसीक्यूज और डेली लेके आऊंगा। अभी आप लोगों को मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ टॉपिक को कंटेंट में, उसके बाद उसके नीचे एमसीक्यूज लेके आ रहा हूँ। लेकिन जैसे ही हमारे सारे टॉपिक का थ्योरी खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं डेली यूट्यूब में आप लोगों का एमसीक्यूज लेके आऊंगा, जो टॉप एमसीक्यूज हैं, कूट वाले प्रश्न भी लेके आऊंगा, वो सारे पढ़ लेना। ये था आज का सेशन, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। और आगे आपको अगर पीरियड से रिलेटेड आपको पूरा कोर्स आपको डीपली पढ़ना हो तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। कोर्स परचेज करने से रिलेटेड कोई परेशानी दिक्कत हो या कोई जानकारी लेना हो तो इस नंबर पे डायल करना 8770123687। इस नंबर पे आपको कोर्स परचेज से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। आप जितना जल्दी हो सके प्रीपेड पीरियड का कोर्स परचेज कर लें, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है, समय ज़्यादा बचा नहीं है, 30-40 दिन ही बचा हुआ है। जून में है आप लोगों का 4 जून 11 जून, और अभी आप लोगों का अप्रैल, लगभग आधा अप्रैल तो निकल ही गया, 10-15 दिन और बचे हैं अप्रैल का। फिर अप्रैल के बाद मई बस, और 1 महीना मई बस है, फिर जून में तो एग्जाम ही है आप लोगों का।
तो मान के चलो 30-40 दिन ही बचा है एग्जाम, तो जितना जल्दी हो सके कोर्स परचेज कर लें। और कोर्स में आपको डिटेल में पढ़ाया गया है, कोई भी टॉपिक है, कूट वाले जो प्रश्न है उसको मैं स्पेशली आप लोगों का कोर्स में पढ़ा रहा हूँ। वो रिकॉर्डेड वीडियो भी डल जाएगा, अभी चल भी रहा है क्लास, और धीरे से वो कंप्लीट भी हो जाएगा कुछ दिन में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, ऑलरेडी है और धीरे से और बन जाएगा। तो कूट वाले प्रश्न भी अगर आपको पढ़ने हो, व्यापम का जो अभी करंट में पैटर्न चल उसके बेस में पढ़ना हो, तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं, जो कि प्रीवियस पीरियड का है। और अधिक जानकारी लेना हो तो इस नंबर पे डायल करोगे तो आपको ज़्यादा जानकारी कोर्स परचेज से रिलेटेड मिल जाएगा। आगे का जो आपको पीडीएफ जो भी है, योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप परचेज ले लेना। आशा करता हूँ आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो और कोई और टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना किस टॉपिक में आपको चाहिए, जो परेशानी आ रही है। धन्यवाद।